नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से तमाम लोगों के लिए एक खुशी की खबर है, लेकिन तमाम लोगों के लिए यह खुशी की खबर नहीं है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। डीओपीटी के मंत्री, ये केंद्र सरकार में होता है, जितेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जो लेटरल एंट्री के जरिए 45 लोगों की भर्ती होने वाली थी और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जिनकी निष्ठा है उनको इन पदों पर समायोजित किए जाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसको रोक दिया गया। यूपीएससी को पत्र भेजकर डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले आदेश तक ये नियुक्तियां रोकी जाती हैं। अब हम आते हैं इस बात पर कि एक्चुअल में ये लेटरल एंट्री है क्या। इसको गांव की भाषा में अगर आप कहें तो पिछले दरवाजे से आने वाली बात, यह भी एक रास्ता है। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप सब जानते हैं कि सरकार चलाने की दारोमदार जो होता है वो किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह, ये देश को चलाते हैं, नीति निर्धारण यही करते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की दिमाग की उपज हो सकती है कि भाई हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा चाहते हैं तो ये कैसे होगा, ये निर्धारण जो है आईएएस करता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के लिए इतना आसान काम नहीं है। 10 लाख लड़के बैठते हैं, मुश्किल से 2000 प्री निकाल पाते हैं। इसके बाद फिर मेंस तक पहुंचते पहुंचते 1000-1500 रह जाते हैं। इंटरव्यू में अधिकतम 900 रह जाते हैं, 1000 रह जाते हैं। उतनी ही नियुक्तियां उनको करनी होती है। हम अगर आरक्षण की बात करें तो सिविल सर्विसेज में यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इनमें डायरेक्ट तुरंत आरक्षण नहीं मिलता है। प्री निकालने में कोई आरक्षण नहीं, मेंस निकालने में कोई आरक्षण नहीं, इंटरव्यू पास करने में भी कोई आरक्षण नहीं। लेकिन अब जब अपॉइंटमेंट होगा तो वहां आरक्षण चलेगा। ये जो लेटरल एंट्री है, जो ये नवंबर 2018 में मोदी सरकार इसको लाए थे, यद्यप इससे पहले ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी था, लेकिन तब ये कहा जाता था कि विषय विशेषज्ञ यानी कि जो उस विधा के एक्सपर्ट हैं उनको समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए क्योंकि जो आईएएस बनता है, आप सीधा से इसको ये समझ लें, आईएएस बनने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप एमएससी पीएचडी किए हों, या आप केमिस्ट्री में मास्टर हों, या आप इंग्लिश में मास्टर हों। सिंपल से आपका ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और उसके बाद आपको एग्जाम निकालना होता है। तो ये योजना 2018 के नवंबर में मोदी सरकार लेके आई थी। इसमें अब तक कई भर्तियां हो भी चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में भर्ती हो चुकी है। ये जो भर्तियां होती हैं ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की होती है। नीति निर्धारण जो होता है भारत सरकार में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर होता है। अब चूंकि आईएएस तो आप किसी को बना नहीं सकते हो, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तो आप बना ही सकते हो। नीति निर्धारण यहां हो गया ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर। इसके बाद फाइल ऊपर आईएएस के पास गई तो नीचे से सब पका हुआ है, उसको सिर्फ साइन कर देना होता है। मतलब आप अपने अनुसार शासन व्यवस्था चलाने के लिए ये एक रास्ता निकाल के लाए। अब इसी में विपक्ष का आरोप है, क्योंकि इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं। अभी 45 सीटें निकाली गई थी, 45 भर्तियां होनी थी, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में था आदेश में कि इसमें रिजर्वेशन कहीं नहीं है, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। विपक्ष ने इसी को मुद्दा बनाया। आईएएस में तो आरक्षण है, भी हमने बताया आपको कि जब नियुक्तियां होनी होती है तो आरक्षण लागू हो जाता है।
लेकिन ये जो नियुक्तियां होनी थी, इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और डायरेक्टर्स थे। तो इसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, 2.25 लाख के करीब सैलरी होती है। दिल्ली जैसी जगह पर आपको एक फ्लाइट मिलता है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, स्टाफ मिलता है, सब कुछ होता है। और जो डायरेक्टर बनता है उसको 2.25 लाख रुपए की करीब सैलरी होती है। अन्य सुविधाएं उसी टाइप की होती हैं जैसे आईएएस को मिलती है, लेकिन वो आईएएस नहीं होते हैं। वो कारपोरेट घराने के में जो बड़ी बड़ी पदों पे रहे हैं, ये वो लोग होते हैं, वहां से उनको लिया जाता है। तो विपक्ष जो था उसमें खास तौर से लीडर अपोजिशन यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी पहल की और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को सरकार की पॉलिसी में शामिल करने की मोदी सरकार की ये एक दांव है। आईएएस पे हो सकता है उनका न चल रहा हो तो ज्वाइंट सेक्रेटरी को लेके आ रहे हैं ताकि जो सरकार की पॉलिसी बने वे आरएसएस के मुताबिक बने, आरएसएस जो चाहता है वो बने। अभी तक के आरोप लग रहे थे ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी बनाना हो, प्रोफेसर बनाना हो, ये सब आरएसएस के लोग समायोजित किए जा रहे हैं। विपक्ष ने इस पे आवाज उठाई, राहुल गांधी ने सबसे पहले आवाज उठाया कि इस तरह ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और एससी एसटी और ओबीसी इसमें ना आने पावे, इसलिए ये निर्णय किया गया है। क्योंकि इसमें आरक्षण है नहीं। ये सही है कि जो नियुक्तियां होती हैं ये टेम्पोररी होती हैं, 3 साल के लिए। अभी जो कुछ अधिकारी हैं जिनके नाम भी हमको पता है, 3 साल के लिए किए गए थे, अब उनको 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। कुछ लोग 5 साल पूरे भी कर चुके हैं। तो ये आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार और संघ मिलकर संविधान को चकनाचूर करना चाहता है। उन्होंने बताया कि संविधान को समाप्त करने, आरक्षण को समाप्त करने की एक पॉलिसी है, इसके नाते यह किया जा रहा है। बात बढ़ते बढ़ते विपक्ष के सारे नेता इसमें एक साथ एक सुर से बोलना शुरू किए। राहुल गांधी आए, अखिलेश यादव जी आए, मायावती जी ने भी इसका विरोध किया। और अभी अभी तो पता चला है कि बिहार से जीतन राम मांझी जी जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने भी कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस पर बात करेंगे। चिराग पासवान जी ये भी बिहार से आते हैं और मोदी सरकार के सहयोगी दल हैं। इन्होंने भी कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात करेंगे। हमको तो लगता है कि यह दबाव इतना बढ़ गया, जब सहयोगी दलों ने यह बात कह दी तो डीओपी के जो मंत्री हैं उनको इस तरह का निर्णय लेना पड़ा और ये जो 45 नियुक्तियां हो रही थी इनको ठंडे बस्ते में फिलहाल डाल दिया गया है। सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की ताजी घटना भी आप सबके सामने है, जहां 69,000 शिक्षकों का मामला है, वहां भी तो यही है ना। आखिर हाईकोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि जो लिस्ट है इसको कैंसिल करिए, नई लिस्ट लेके हमारे सामने आइए 3 महीने के अंदर, चूंकि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया। अब इसमें योगी जी की क्या भूल है, क्या नहीं भूल है, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, बेसिक शिक्षा के हों चाहे माध्यमिक शिक्षा के हों, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को यह क्यों नहीं बताया कि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर यह स्वीकार किया कि जो नियुक्तियां की गई इसमें आरक्षण का पूरा पालन किया गया। जबकि हुआ क्या इसमें आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एससी को 21.5% का आरक्षण मिलता है, एसटी को 2% का मिलता है। तो एससी को इन भर्तियों में 16% का आरक्षण दिया गया, ओबीसी को सबसे अधिक 27% का आरक्षण मिलता है। उनको आरक्षण कितना मिला? 2 से 3%। यही बात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंच गई कि आज हालत यह हुई कि हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि यह लिस्ट निरस्त की जाती है। अब यह तो लंबा बहस का मुद्दा होगा
वो हमारा आज का विषय नहीं है ये। हम बात यहां जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे चुनाव के समय से लेके अब तक कि अगर इनको 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त करने का इनकी नियत है। तो मैं उसी विषय पर आता हूं। अब आप देखिए ना कि जब हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, निर्णय जैसे ही आया तो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी, सेंट्रल की मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल जी, योगी सरकार के एक अन्य मंत्री संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ये सब योगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। इन सब ने स्वागत किया हाईकोर्ट के उस निर्णय का। अब आप कल्पना कर सकते क्या चल क्या रहा है आखिर। अब आप कोई भी जब निर्णय होता है तो कोई अकेले निर्णय योगी आदित्यनाथ नहीं लेते हैं। जो भी सरकार निर्णय लेती है वो कैबिनेट का निर्णय माना जाता है और उसके लिए पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होती है, इंक्लूडिंग संजय निषाद, इंक्लूडिंग ओम प्रकाश राजभर, इंक्लूडिंग केशव प्रसाद मौर्य। उस समय आपने सबने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। अब जब पानी सर के ऊपर चला गया तो पिछड़ों के हम नेता हैं, पिछड़ों के हम नेता हैं, पिछड़ों के हम नेता हैं, ये बनने की ख्वाहिश में सबने इस तरह के बयान देना शुरू किया। मैं पुनः उसी विषय पर आता हूं कि क्या सरकार वाकई में आरक्षण को खत्म करना चाहती है? क्यों विषमताएं तो बढ़ रही हैं और आरक्षण को लेकर जिस तरह का बवंडर मचा हुआ है, संविधान पर हमला करने की बात की जा रही है, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। आपको अगर ये भर्तियां करनी ही थी, विशेषज्ञ की देश को चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है, वैज्ञानिकों की जरूरत होती है। आप एक कैबिनेट निर्णय लीजिए ना कि जो स्वास्थ्य मंत्री होगा वो डॉक्टर होगा। आप निर्णय लीजिए ना कि जो टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर होगा उसने एमटेक बीटेक कर रखा होगा। आप ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और या आपको आईएएस बनाना है जब ना, तो आप ये तय कर दीजिए कि स्वास्थ्य विभाग का जो प्रमुख सचिव बनेगा या जो सचिव बनेगा वो मेडिकल फील्ड से आया होगा, लॉ का जो सचिव होगा वो लॉ फैकल्टी से आया होगा। ये भी तो निर्णय आप कर सकते हैं। और जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण खत्म कर पाना किसी के बस की बात नहीं इतनी आसानी से। देश में तूफान आ जाएगा। इसलिए जो केंद्र सरकार ने अंततः निर्णय लिया है दबाव में आकर, और इस समय पता नहीं स्टार ठीक नहीं है मोदी जी के क्या निर्णय, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कोई निर्णय लेते हैं पुनः उस निर्णय को वापस करना पड़ता है। ये अच्छा नहीं, ये संदेश देश के लिए अच्छा नहीं है। अब ये नियुक्तियां वापस हो गई हैं, सरकार ने निर्णय ले लिया है, आदेश जारी हो गए हैं कि जो 45 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए हो रही थी उन्हें निरस्त किया जाता है। इसलिए अब यह मुद्दा समाप्त हो गया, लेकिन यह मुद्दा एक संदेश दे गया है कि विपक्ष बहुत शक्तिशाली है इस समय। अब 2014 की मोदी सरकार 2019 की मोदी सरकार नहीं है, 2024 की ये एनडीए सरकार है और जिसका मुकाबला करने के लिए सशक्त विपक्ष सामने है। एक नई सूचना यह है कि 21 अगस्त को आरक्षण बचाओ दिवस विपक्ष मनाने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरे समाज में, पूरे देश में ये संदेश देना चाह रहा विपक्ष कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार या एनडीए की मोदी सरकार आरक्षण को समाप्त करने जा रही है। इसलिए हम 21 तारीख को आरक्षण बचाओ आयोजन कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन होंगे, धरना होंगे, रैलियां होंगी, कार्यक्रम होंगे। नमस्कार।